हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो जेईई मेंस का पेपर था 2020 का 24 जनवरी शिफ्ट 1 का। ठीक है, ये शिफ्ट 2 जो कि इवनिंग वाली शिफ्ट होगी उसका डिस्कस करेंगे हम पेपर। ये भी 24 जन 2023 का पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सेमीकंडक्टर से भी वो भी था लॉजिक गेट से, जो लॉजिक गेट हम पढ़ते हैं एनालॉग सर्किट में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लॉजिक गेट्स में इसमें हमें एक सर्किट दे रखा था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो नीट के पीवाईक्यू में आपको 2 बार मिल जाएगा। अगर नीट का प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, सही डिट्टो। तो यहाँ पे क्या है, इस सर्किट में एक सर्किट हमको दे रखा था और यहाँ पे पूछा है किस गेट की तरह बिहेव करेगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 कनेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं हमें, यानी कि 2 की, एक ए और बी। तो अगर दोनों ओपन है, ठीक है, ओपन की के लिए हम 0 यूज करते हैं, और अगर की क्लोज है तो क्या यूज करते हैं 1, मतलब हाई वोल्टेज वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है और ये इसको हमने इधर यहाँ से ग्राउंड कर रखा है। तो होगा क्या, यहाँ पे मैंने इनपुट ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी, और ये मेरा हो गया आउटपुट। आउटपुट अगर ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा तो उस टाइम पे हम बोलेंगे हमें आउटपुट मिल रहा है 0। अगर ये एलईडी ग्लो करेगा हमें मिलेगा आउटपुट मिल रहा है 5 वोल्ट, यानी कि हाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे हम 0 और 1 के केस में बात करते हैं। 0 और 1, 0 हमारा होता है लो वोल्टेज, 1 होता है हमारा हाई वोल्टेज। ठीक है, जो कि 5 वोल्ट के ऑर्डर का रहता है। तो यहाँ पे अगर एलईडी ग्लो करेगी मतलब आउटपुट में हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है, अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रही है मतलब आउटपुट में हमें लो वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों को अगर हम ओपन रखेंगे, पहला केस है दोनों को हमने ओपन रखा, ए को भी ओपन रख दिया और बी को भी ओपन रख दिया। तो दोनों को जब ओपन रखेंगे तो 0 0 कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और बाई, अब देखो यहाँ पे 5 वोल्ट है, अब इधर से ओपन है तो यहाँ से तो कोई करंट पास होगा नहीं, बट यहाँ पे हमने ये ग्राउंड कर रखा है, ये 0 वोल्ट पे, तो ये हाई वोल्ट से लो वोल्टेज की तरफ इस वाले पाथ के थ्रू करंट का फ्लो हो जाएगा, ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, पूरा ऐसे कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी ग्लो कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा तो हाई वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1। फिर क्या होगा 0 और 1, कंडीशन एक 1 0 और 1 1, ये 4 कंडीशन बनेगी। ठीक है, जब 0 और 1 देंगे, ए को हमने 0 रखा, बी को क्लोज कर दिया, तो बी को अगर क्लोज कर देंगे फिर भी ये साइड ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो इधर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, फिर से सर्किट में इधर इस साइड ही करंट का फ्लो होगा, और ये फिर से एलईडी क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमें 1 मिल जाएगा। देन 1 और 0, ए को हम क्लोज करेंगे और बी को नहीं करेंगे, फिर भी इस तरफ करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट का फ्लो इधर से होगा, एलईडी फिर ग्लो कर जाएगा, यहाँ पे फिर 1 आएगा। फिर 1 और 1 दोनों को हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही हम दोनों को क्लोज करेंगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो करंट है वो इधर से फ्लो करेगा, इधर से नहीं करेगा, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस वाला पाथ हो जाएगा। एक तरह से हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0 रेजिस्टेंस वाला पाथ है, तो करंट हमेशा 0 रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है। इधर क्या है, बल्ब में इसमें कुछ ना कुछ इधर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा हाई, तो इधर करंट नहीं जाएगा, करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा तो बहुत ही कम, तो वहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा हमें। तो 1 1 पे क्या मिलेगा 0। अब ये कंपेरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 बाई 1 को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, तो याद भी रहता है ए और बी, ए और बी। अगर ये और गेट होता, ठीक है, 1 बाई चेक करेंगे, और गेट होता, और गेट में 0 + 0 करते हैं तो 0 मिलता है, मतलब और गेट नहीं होगा। एंड गेट होगा, एंड गेट में 0 × 0 क्या होता है 0, एंड गेट भी नहीं होगा। नैंड गेट देखते हैं, तो नैंड गेट में 0 × 0 क्या आता है, नैंड गेट होता है, नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन जो रहता है A.B का बार 0 × 0 0, और 0 का इन्वर्स करेंगे जब तो क्या हो जाएगा इसका 1। ठीक है, फिर 0 × 1 0, इन्वर्स करेंगे 1 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये एंड गेट को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, एंड गेट। ठीक है, तो 2 बार ये नीट में भी आ चुका है इसी तरह का सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी जो क्लास नोट्स में सभी मतलब टीचर्स लोग कराते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज दे रखा है और एक रॉड है जिसका लेंथ है L, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमें पूछा कि इसके रॉड के जो एंड है इनके अक्रॉस कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो कंडक्टिंग रॉड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, उन पे फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है वहां पे क्या हो जाता है पॉजिटिव, और एक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर नेगेटिव पोलरिटी हो जाएगी, तो वहां पे एक
बैटरी डेवलप हो जाती है, एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उसी इंड्यूस ईएमएफ को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल रॉड के केस में फार्मूला क्या रहता है, BBL। अगर हमारे पास L लेंथ की रॉड है, B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर परपेंडिकुलर, ठीक है, जो थीटा है वो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, BBL। बट यहाँ पे जो मोशन है वो लीनियर ना होके कैसा हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कंसीडर कर लेंगे, सपोज ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड का एंड हो गया O, ये वाला A पॉइंट, ये इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमको क्या फाइंड करना है कि कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E इक्वल टू इंटीग्रेशन BBL। ये इंटीग्रेशन नहीं, DE अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन BVDL, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं ईएमएफ बहुत ही स्मॉल एलिमेंट पे लिखूं, यहाँ पे मैंने स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, dx लेंथ का एट ए डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया dx, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि b हमारा कैसा है, b कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब जहाँ कहीं भी वेरिएबल क्वांटिटी आती है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे b वेरिएबल क्यों है, क्योंकि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन आर तो चेंज होता रहेगा हर एक पॉइंट पे रॉड के। यहाँ पे देखेंगे तो आर कुछ अलग होगा, इस पॉइंट के लिए आर और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट के लिए आर और बढ़ जाएगा। तो आर कैसा है, वेरिएबल है, तो बी वेरिएबल है। तो जो क्वांटिटी वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बी को हमें किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, देखो, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, बी बी DL। DL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DX, क्योंकि जो DX स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, हम इसके अक्रॉस देखना चाह रहे हैं कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो ये फार्मूला लिखेंगे, अगेन B बराबर R ओमेगा होगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, B इक्वल टू x, R की जगह हमने क्या लिया यहाँ पे x ओमेगा B dx। ओमेगा B कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, x इंटू dx। अगेन यहाँ की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू, और इसका लेंथ अगर l है तो 0 टू l लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 टू l, तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद भी रहता है बच्चों को, ठीक है, अदरवाइज इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या क्या रेशियो पूछा है हमसे, गामा 1 एंड गामा 2, और गामा यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका रेशियो रहता है। गामा किस किस का रेशियो रहता है, Cp बाई Cv का, ये। तो गामा 1 अपॉन गामा 2 का रेशियो पूछा है। गामा 1 क्या है, गामा 1 दे रखा है हमको मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और गामा 2 जो दे रखा है वो हमको डाई एटॉमिक गैस के लिए दे रखा है। तो गामा का जो फार्मूला है वो रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या रहता है, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, ये रहता है। तो यहाँ से अगर हम गामा 1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 अपॉन एफ की जगह 3, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना रहता है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें गामा 1 मिल जाएगा 5/3। इसी तरह से हम गामा 2 कैलकुलेट कर लेंगे, सेम फार्मूले में अगर हम गामा 2 कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एफ। एफ का जो वैल्यू है वो गामा 2 के लिए कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि गामा 2 में किसके हैं, यहाँ पे जो हमें डाई एटॉमिक गैस दे रखी है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। तो यहाँ से गामा 2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 7/5। तो गामा 1 और गामा 2 दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इनका हमें सिंपल रेशियो लेना है, तो गामा 1 अपॉन गामा 2, इनका जो रेशियो है कितना आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/7, 25 डिवाइडेड बाई 21, ठीक। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्लास 12 का। तो इसमें हमें एक वायर दे रखा है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ एंगल पे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें दे रखा है वो कुछ एंगल पे है, इसका वैल्यू दे रखा है 0.75 टेस्ला, ये है। पूछा है इस जो कंडक्टर है AB वाला वायर,
इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर पे जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, आई डी एल क्रॉस बी, जनरल फार्मूला अगर हम देखें, ठीक है, एफ इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। इसको आई डी एल भी साइन थीटा भी लिख लेते हैं। तो जो थीटा होगा वो किसके बीच का एंगल होगा, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे अगर हम करंट एलिमेंट देखें तो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, करंट एलिमेंट किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेज है और करंट एलिमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो इस फार्मूले को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आई डी एल बी, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो 90 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आई डी एल भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आई कांस्टेंट है क्योंकि इसमें करंट का फ्लो 2 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो बी को भी हम बाहर ले लेंगे, और क्या बचा हमारे पास, एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, आई बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या आ जाएगा, एल। तो आई बी एल बन जाता है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तब फार्मूला हम सिंपल बी आई एल भी लिख लेते हैं। बट यहाँ पे जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे कुछ एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ एंगल पे है, तो यहाँ पे हमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, जो भी एंगल होगा। तो फार्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पे फोर्स का, आई डी एल क्रॉस बी, अगर हम लिखें आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। एल क्रॉस बी क्या होगा, साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे इनके बीच का एंगल होगा, ठीक है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, सारे वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, ये अगर 2 एम्पियर, लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में लेंगे मीटर में, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा कैलकुलेट किया जाए तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसमें अगर हम साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है, 12 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13। तो ये कितना आ गया यहाँ से, 12/13। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 13। 0.75 को 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 1.3, 4 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 13। 10 की पावर -1 को नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 130। तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 130 न्यूटन, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 130 न्यूटन फोर्स लगेगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में इसमें क्या रखा है कि स्टील इज यूज्ड टू वुड विग स्ट्रक्चर, और इसका रीजन दे रखा है स्टील हैज मोर इलास्टिक मॉडुलस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो सबसे ज़्यादा रहता है, इसी वजह से जो ब्रिज वगैरह है उसमें हम ये इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो उसका रीजन होगा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ आता है कुछ, ठीक है। इधर जो प्लास्टिक रीजन बिहेव करता है मटेरियल, और ये वाली उसकी रहती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी वाला रीजन। तो अगर जो गामा का वैल्यू है यंग मॉडुलस, वो अगर मटेरियल का ज़्यादा है, इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है, तो उसका ये रीजन रहेगा जो इलास्टिसिटी वाला वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करके जैसे ही उस फोर्स को हटाएंगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन है वो वेक्टर से रिलेटेड है, डॉट प्रोडक्ट से। इसमें हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसका कंडीशन हमें पता होना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि ए डॉट बी फार्मूला क्या होता है, ए बी
कॉस थीटा। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 हुआ तो कॉस 90 कितना हो जाएगा कॉस 90 जीरो। तो ए डॉट बी को बस सिंपल हमें जीरो रखना है। ए डॉट बी को अगर जीरो रखेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस एम के कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस एम के कैप, ये आ गया इक्वल टू जीरो। इसको जीरो रखेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी -3 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू दे रखा है √x और फाइंड करवाना है इनसे x, तो इसकी कंपैरिजन अगर हम कराएंगे m इक्वल टू √x तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 3। ठीक है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन वाली चैप्टर से है, क्लास 11th का। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, तो सन से अर्थ तक का डिस्टेंस हमको गिवन है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ एन इमेजिनरी प्लेनेट is 2.83 years, then its distance from the sun comes out to be this kilometer, find n। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे एक प्लेनेट है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक, और डिस्टेंस दे रखा है अर्थ से सन का। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो टाइम पीरियड और डिस्टेंस से रिलेटेड वाला लग रहेगा। और टाइम पीरियड का होल स्क्वायर क्या रहता है a की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये रिलेशन रहता है टाइम पीरियड और डिस्टेंस में। तो अगर हम अर्थ के केस में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस प्रोपोर्शनल टू a ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, मतलब अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है ae। अगर किसी प्लेनेट के लिए लिखेंगे तो tp का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ap का होल स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो अगर ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, TE डिवाइडेड बाई TP का होल स्क्वायर इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AP का क्यूब, ये क्यूब होगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, जैसे AE का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है AE का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और टाइम पीरियड दे रखा है TP, प्लेनेट का टाइम पीरियड दे रखा है TP 2.83 ईयर। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का हमको पता होता है, ठीक है, तो ये चीज हमको भी पता है 1 ईयर रहता है। अगर ईयर वाइज देखें तो कितना मिलेगा 1 ईयर। तो TE TP AE ये 3 वैल्यू हमको पता है, 2 गिवन थी, ये हमें अंडरस्टैंड है, यहाँ 1 ईयर रहता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 4 है वेरिएबल, 3 हमको पता है, तो एक अननोन फाइंड करना है, उसको इजिली हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, TE का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 2.83। TE ये अर्थ का है तो ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.83 का होल स्क्वायर इक्वल टू AE 1.5 इंटू 10⁸ का क्यूब डिवाइडेड बाई AP का क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से AP फाइंड करना है, AP का वैल्यू कितना होगा, और AP का वैल्यू 10 की पावर 8 के ऑर्डर में फाइंड करना है। तो AP को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, AP का क्यूब किधर लिख लेते हैं, इधर, ये आ गया AP का क्यूब। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, दिस, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2.83 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अब क्या बचा AP का क्यूब है, इस क्यूब को दोनों तरफ 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई पावर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर तो हमें ये मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना है, ठीक है, ये आ गया AP का वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 इंटू 2.83 का होल पावर 2/3। इसका मल्टीप्लाई अगर हम 1.5 में कराएंगे तो यहाँ से ये हमको मिलेगा, ठीक, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1.5 में कराएंगे तो कितना आएगा, ये 3। तो यहाँ से n का वैल्यू वो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको सॉल्व करना रहेगा बाई कैलकुलेशन। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 3। तो यहाँ पे ये भी सिंपल फार्मूला बेस्ड था, इस पर टाइम पीरियड का होल स्क्वायर क्या रहेगा, जो मेजर एक्सिस रहती है, ठीक है,
दो इसेंट्रिसिटी रहती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी था। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में हमको क्या तीन रेजिस्टेंस दे रखे, तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है 12 12 12 ओम। एक बैटरी है 12 वोल्ट की, यहाँ पे एक की लगा के रखा है, और कुछ इंडक्टर गिवन है जिनका जो इंडक्टेंस है वो 6 मिली हेनरी और 6 मिली हेनरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0। स्विच को हमने क्लोज किया टी इक्वल टू 0 पे। फाइंड द करंट इन एमीटर, फाइंड द करंट इन एम्पियर में फाइंड करना है, ड्रॉन थ्रू दी बैटरी एट अ स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट से बैटरी में कितना करंट फ्लो होगा। तो स्टेडी स्टेट क्या होती है, जिस टाइम पे जो चीजें हैं वो सर्किट में चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए। तो स्टेडी स्टेट यहाँ पे जो आएगी वो बहुत ही लॉन्ग टाइम पे आएगी। क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम पे होता क्या है, जो इंडक्टर है, इंडक्टर की जो कॉइलें हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, एज ए वायर, क्योंकि करंट सर्किट में कांस्टेंट हो जाती है लॉन्ग टाइम पे, क्योंकि डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट होगी लॉन्ग टाइम पे। अब करंट अगर कांस्टेंट हो गई तो जो इंडक्टर है वो अपोज नहीं करेंगे उस करंट का, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ, बैक ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट आता है इंडक्टर में, ठीक, बैक ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कब आता है, जब इंडक्टर की कॉइल में करंट चेंज हो रही हो। बट हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, स्टेडी स्टेट में ये करंट कांस्टेंट हो जाती है। अगर ये करंट कांस्टेंट हो गई तो ये जो इंडक्टर की कॉइल है इसमें बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ये कॉइल सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगी अगर इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंपल हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं एट ए स्टेडी स्टेट। तो हमारे पास अब क्या बचे, हमारे पास बचे केवल तीन रेजिस्टेंस, केवल तीन रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अगर लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, R डिवाइडेड बाई N। अगर हमारे पास N रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज वो जनरल फार्मूला तो रहता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से आ गया 4 ओम। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 4 ओम, हमें करंट फाइंड करना है, करंट आ जाएगा I इक्वल टू B/R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू B का वैल्यू है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट 4, तो करंट का वैल्यू यहाँ से आ गया 3 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड है, मोशन इन वन डायमेंशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दे रखा है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज शोन, फाइंड द टाइम टेकन इन सेकंड बाय द पार्टिकल टू कवर द फर्स्ट 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस। तो जब पार्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा वो टाइम हमें बताना है, टाइम t बराबर 0 से यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया हमको क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, अगर एरिया को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले को भी टोटल ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, नीचे वाला नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी हमें डिस्टेंस। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे एरिया 10 मीटर कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एरिया का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 10 मीटर बोला है ना, तो जहाँ पे एरिया का वैल्यू 10 आ जाएगा वहां पे हम कवर कर लेंगे अपना कितना, 10 मीटर डिस्टेंस। तो एरिया अगर यहाँ से एक जो ट्रायंगल बन रहा है इसका अगर हम फाइंड करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 4, तो यहाँ से ये आ गया 6, तो यहाँ तक 6 मीटर चल गए। नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया जो आएगा वो आएगा 1/2 बेस 3 to 5, 3 to 5 कितना हो जाएगा 2 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई हाइट यहाँ पर भी कितना है 4, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 4 मिला, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 ही हमें चाहिए। ठीक है, कि 10 मीटर हम कवर कर पा रहे हैं, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा वो हमें डिस्टेंस देगा 10 मीटर। तो 10 मीटर कब चल पाएंगे, 0 से लेके 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, मतलब जो आंसर है इंटीजर टाइप में होगा कितना, 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एटम्स वाले चैप्टर से रिलेटेड है।
तो इस क्वेश्चन में एक डाटा गिवन भी है और अदरवाइज ये गिवन नहीं तो हमें पता भी होना चाहिए। जो Hc का वैल्यू वो कितना रहता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो पहले तो हमें देखना होगा कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये हो गई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या हमें क्या होता है हमारा n इक्वल टू 1। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ। तो हमें थर्ड लेना है। तो ये हो गई n इक्वल टू 2 होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड। मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर कौन सी होगा n इक्वल टू 4। अब n इक्वल टू 4 ग्राउंड स्टेट में हमें एनर्जी पता होता है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही n इक्वल टू अगर हम 4 में फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगा -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊपर z स्क्वायर का भी टर्म रहता है यहाँ पे, बट हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होता है तो ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इससे हमें मतलब नहीं है, बस n का वैल्यू n स्क्वायर रहता है। n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 में अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिल गई एनर्जी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन एमिटेड इन नैनोमीटर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक, एनर्जी को रिलीज करेगा। जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उससे क्या एक वेव एसोसिएट होगी, इस तरह से फोटॉन एसोसिएट होंगे। उन फोटॉन का हमें वेवलेंथ बताना है। तो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी डेल्टा ई। डेल्टा ई को अगर हम लिखें तो वो कितना आएगा E4 माइनस E1। E4 कितना है माइनस ऑफ 0.85, नेगेटिव E1 कितना है ग्राउंड स्टेट -13.6। यह क्या माइनस का 0.85 प्लस 13.6, इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा प्लस का 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा, ये आ गया डेल्टा ई का वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा ई जो फोटॉन का एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, फोटॉन का जो एनर्जी है वो होता है hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि एनर्जी होता है h न्यू। h न्यू को क्या लिख सकते हैं c बाई लैम्डा। तो ये एनर्जी आ गया hc बाई लैम्डा। यहाँ से हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई एनर्जी कितना है यहाँ पे 12.75। अच्छा, hc का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यूनिट नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। जो आंसर है हमारा वो किसमें आ जाएगा नैनोमीटर में। तो आंसर हमारा नैनोमीटर में आएगा। ये टर्म को हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग हमें आंसर मिलेगा 97 नैनोमीटर। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना लगभग 97 के आसपास मिलेगा हमको। ये क्वेश्चन भी मोशन इन वन डायमेंशन रिलेटेड है। यहाँ पर भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो एरिया हमको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है डाउनवर्ड एरिया को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा था रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है इस पूरे ग्राफ में। ठीक है, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड तक। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस देखो कितना आएगा इसमें, डिस्टेंस ये वाला एरिया ऊपर वाले ब्लॉक का अगर एरिया देखेंगे तो कितना होगा 2 और 8 16। नीचे वाले ब्लॉक का अगर एरिया देखेंगे तो कितना आएगा 2 × 4 8 प्लस इस ब्लॉक का एरिया देखेंगे तो कितना आएगा 4 से 8 यानी 4 ये वाली साइड हो गई और 4 ये 16 प्लस इस ब्लॉक का अगर एरिया देखेंगे तो 4 ये है और 2 ये है तो 4 × 2 कितना हो गया 8। तो ये आ गया 16 + 16 + 16 48 मीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस। भाई अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें क्या जो टाइम वाली एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन एरिया होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है प्लस का 6, ये नीचे है तो माइनस का 8, ऊपर एरिया है तो प्लस का 16, ये वाला एरिया नीचे है तो माइनस का 8।
माइनस का 8 प्लस का 16 कैंसिल आउट, ये कितना बचा 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 16 मीटर आएगा। रेशियो किसका लेना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना आ गया 1:3। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, अगेन ये फिर से क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का ही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉपर वायर इज इलोंगेटेड सच दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%। तो एक कॉपर वायर लिया है, उसको हमने इलोंगेट कर दिया है और इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट किया है वो 20% किया है। देन दी परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो वायर ले लेते हैं, इनिशियल वायर सपोज ये है, तो इस वायर का लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने ले लिया A। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, अभी इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएगा वो R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ये हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इसकी लेंथ को इलोंगेट किया है 20%, तो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। लेंथ में जो हमने इंक्रीमेंट किया है वो 20% किया है, तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ हो जाएगा L प्लस L डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि 20% है तो क्या लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी L प्लस L बाई 5। ये आ गया 5L 6L डिवाइडेड बाई 5। तो जो फाइनल लेंथ है वो कितना हो गया 6L डिवाइडेड बाई 5। लेंथ ये हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम उधर रहेगा। इस वायर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, मास चेंज नहीं होने वाला। तो वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, सेकंड वाले वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया, जो कि हमने ए डैश मान लिया, जो कि हमें फाइंड करना है, और लेंथ कितना है 6L डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू L से L कैंसिल आउट, ए डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5A डिवाइडेड बाई 6। तो ए डैश मिल गया, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमें पता है, अब यहाँ पे हम फाइनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू L बाई A होता है। तो रो लेंथ यहाँ पे कितना है 6L बाई 5, 6L डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यहाँ पे L डैश A डैश बोल देते हैं। एरिया कितना है 5A डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से जो नया रेजिस्टेंस है जिसको अगर R1 बोल दिया, ये आ जाएगा 36 इंटू R डिवाइडेड बाई 5। 6 ये ऊपर चला जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 36, 25 इंटू रो इंटू एल वाई, रो इंटू एल वाई को R लिख सकते हैं। तो R1 का वैल्यू ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, R1 माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100। ठीक, ये आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज R1 का वैल्यू रख दो, कितना है 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू R माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100। R अगर कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 36 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 इंटू 100। ये आएगा 36 25, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आएगा 11 आएगा ऊपर। ठीक है, 11 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वो कितना आएगा 44%। अगर ये जो इंक्रीमेंट है 20% की जगह अगर ये लेस देन 5% होता, ठीक है, लेस देन 5% अगर होता, क्वेश्चन में 20% की जगह 2%, 3% दे रखा होता, तो उस केस में क्या होता है, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस में जस्ट डबल हो जाता है। अगर 2% होता तो 2 का कितना 4 हो जाता है। बट अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फिर कैलकुलेशन हमें इस तरह से करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, रीजन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद बोथ हाइट एंड डेप्थ। तो ये हमें पता रहता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है वो अर्थ में डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होता है। ये अर्थ हो गई, डेप्थ में हम जाएंगे तो जी का वैल्यू घटता है, और अर्थ के अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो पहला करेक्ट है। रीजन क्या है, इफ हाइट एंड डेप्थ आर इक्वल फॉर 2 पॉइंट। तो
ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए सेम डेप्थ पे और सेम हाइट पे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम एट बोथ एंड दोज पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है असर्शन, और रीजन क्या है, फॉल्स। रीजन फॉल्स क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो दोगुनी तेजी से घटता है कंपैरिजन टू जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं। ठीक है, दोनों का फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अर्थ के ऊपर जो लिखते हैं तो जी डैश जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला रहता है जब हम ऊपर जाते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश का वैल्यू। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो फार्मूला क्या हो जाता है, डेप्थ के लिए जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी वाई आर। ठीक, ये डेप्थ के लिए रहता है और ये हाइट के लिए फार्मूला रहता है। दोनों फार्मूले डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों में जो वेरिएशन होगा वो इक्वल नहीं होगा हाइट के साथ। ठीक है, एक में लीनियर वेरिएशन रहता है और एक में 1/r² के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से 12th का। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक्चुअली हमें। तो पोटेंशियल हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी को सोल्व करना काफी इजी होता है कंपैरिजन टू वेक्टर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल सी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज रिंग है, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है, दोनों हाफ है, सिर्फ सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो अगर हम पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2, जहाँ पे v1 जो पोटेंशियल है वो स्मॉल रिंग की वजह से और v2 हमने आउटर वाली रिंग की वजह से ले लिया है। तो फार्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, के क्यू बाई r1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q2 डिवाइडेड बाई r2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला के क्यू बाई आर रहता है। ठीक है, अब सेंटर पे यहाँ पे अगर हम लिखें तो इस वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो के डी क्यू बाई आर आएगा, इस वाले एलिमेंट की वजह से भी के डी क्यू बाई आर, इस वाले एलिमेंट की वजह से भी के डी क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, सबको अगर ऐड कर देंगे तो जितना चार्ज होगा इस आधी रिंग पे, ठीक है, जितना चार्ज होगा इस आधी रिंग पे वो हो जाएगा के, और डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाएंगे तो ये पूरी रिंग का चार्ज कवर हो जाएगा। तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, जहाँ पे Q1 क्या है, Q1 है स्मॉल वाली रिंग पे चार्ज और Q2 क्या है, आउटर वाली रिंग पे चार्ज। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं के Q1 अगर देखें तो Q1 क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा यहाँ पे हमें दे रखा है ना कुछ। 2 concentric semicircle rings radii r1 and r2 have equal linear charge density lambda। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल। ठीक है, Q बाई एल। तो Q1 को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल, Q1 को क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ये सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, पाई r1, तो ये हो गया पाई r1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस के। Q2 अगर लिखेंगे तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L2, तो लैम्डा इंटू L2 क्या होगा, आउटर वाली की लेंथ, L2 इसका लेंथ क्या होगा, पाई इंटू R2, तो पाई R2 डिवाइडेड बाई R2। तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, के लैम्डा पाई प्लस के लैम्डा पाई, ये आ गया 2k लैम्डा पाई, तो 2 लैम्डा पाई मल्टीप्लाइड बाई के का यहाँ से वैल्यू रख देंगे क्योंकि जो ऑप्शन है वो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आया है। के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी इजी प्रॉब्लम था भाई, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईएम वेव से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, रिलेशन पूछा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, रिलेशन पूछा है। तो एक तो रिलेशन हम ये जानते हैं कि वेव वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई के, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में जो रिलेशन रहता है वो रहता है E इक्वल टू बी वी। ये दो रिलेशन हमें पता है, इन्हीं दोनों का हमें यूज करके जो इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं वो चीज हमें फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे ओमेगा ई नॉट आ रहा है, के बी नॉट आ रहा है, ओमेगा ई आ रहा है, के बी आ रहा है, के बी आ रहा है, मतलब इस बी को एलिमिनेट करना है। तो बी की वैल्यू यहाँ से रख दो, ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ई बराबर क्या बनेगा, ई इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, ओमेगा बाई के इंटू बी। तो ये आ जाएगा ई के इक्वल टू बी ओमेगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ई के इक्वल टू बी ओमेगा, के इक्वल टू बी ओमेगा।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है। दोनों फार्मूले हमें याद होने चाहिए और उन्हीं दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन आ गया। यहाँ पे क्या ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्या एक बैटरी दे रखी है 90 वोल्ट की और दो रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है, उनके ऊपर दो वोल्ट मीटर लगा रखे हैं। वोल्ट मीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना। तो हमसे वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछा है, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा। ये हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है दोनों ये रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस दोनों के इक्वल है तो पोटेंशियल आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो ये 90 वोल्ट है, 45 इधर ड्रॉप हो जाएगा और 45 इधर ड्रॉप हो जाएगा। 45 जब इधर ड्रॉप होगा तो ये जो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में है, मतलब इसके अक्रॉस अगर 45 आ रहा है तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 45 वोल्ट। तो दोनों वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछा है। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से वो होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्मॉल एन, स्मॉल होता है, स्मॉल एन यहाँ पे जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर इसको v इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 70 टर्न पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर में कितना है 70 टर्न, तो पर मीटर में कितने हो जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 मीटर में आ जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में 70 टर्न है तो 1 मीटर में कितने होंगे 70 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू रख देंगे 2 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से v इक्वल टू, ठीक है 70 2 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया 14, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 1 2 3 -4 टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन जिस तरह के दे रखे हैं तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितना आएगा v इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो 10 की पावर -4 के ऑर्डर के आ रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन, तो इस पर तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 10 की पावर -4 ही रखना है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, तो भाई ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन काफी दूर दूर है, दो ऑप्शन काफी क्लोज हैं ये वाले, ठीक है। तो इसका 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 6 18 3 5 15 16 168, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 168 आ रहा है, 3.14 से कराएंगे तो 168 से ज्यादा आएगा, 168 से ज्यादा जो है वो 176, यानी कि सी ऑप्शन ही है, ठीक है। और उसके पास में कोई क्लोज ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड पूछ लिया था। इसमें पूछा है ए रे ऑफ पैरेलल व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस एंड कलर गेट्स सेपरेटेड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ठीक है। तो कलर अगर सेपरेट हो जा रहे हैं किसी लेंस को यूज करके, ठीक है, व्हाइट लाइट अगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो कलर अगर सेपरेट हो रहे हैं वो क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे कलर का जो डेविएशन होता है वो डेविएशन किस कलर का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्पर्जन पढ़ते हैं तो डिस्पर्जन में हम देखते हैं किस कलर का डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, बैंडिंग ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा येलो कलर का बैंडिंग, वायलेट कलर का बैंडिंग होता है, ठीक है। रेड का बैंडिंग सबसे कम होता है, तो रेड इधर चला जाएगा, वायलेट इधर आ जाएगा। इसी तरह से सारे कलर कैसे हो जाएंगे डिस्पर्ज, तो स्प्लिट हो जाएंगे सारे कलर सेपरेट। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिक एवरेशन, ठीक है। ये भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट माउंट एवरेस्ट इज लेसर देन द वेट एट सी लेवल। तो सी लेवल पे ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। और माउंट एवरेस्ट जैसे जैसे हम माउंट एवरेस्ट मतलब हम ऊपर जाते जाएंगे अर्थ के, तो जी का वैल्यू कम होता रहेगा। जी का वैल्यू अगर कम होगा तो वेट भी कम होगा, क्योंकि वेट क्या होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो असर्शन क्या है यहाँ पे जो ए दे रखा है वो करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज हाइट इंक्रीज, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज होता है जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक रे ऑप्टिक्स का और क्वेश्चन है, ये भी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
लेंस फार्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, एक लेंस का हमको फोकल लेंथ दे रखा है एयर में 20 सेंटीमीटर, और उसी लेंस को हमने एक वाटर में डिप कर दिया है। वाटर में डिप करने के बाद उसका हमसे फोकल लेंथ पूछा है कितना होगा। जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें ईयर में फोकल लेंथ, तो एफ ईयर कितना आएगा, म्यू ग्लास -1, ये म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ईयर रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो सराउंडिंग ईयर है तो म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ईयर वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस 1/r1 - 1/r2, ये रहता है लेंस मेकर फार्मूला। मीडियम में भाई अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f मीडियम इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू वाटर, ठीक है। यहाँ पे म्यू है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ये म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू वाटर -1/r1 - 1/r2, ये दो इक्वेशन आ गई। ईयर में ये है और मीडियम में फार्मूला ये है। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा FM डिवाइडेड बाई एफ ईयर इक्वल टू, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, म्यू जी -1, अच्छा म्यू जी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दे रखा है 1.5, तो 1.5 से अगर बन जाएगा तो ये आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई म्यू जी का वैल्यू कितना है 1.5 यानी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1/8 आ जाएगा यहाँ से, 1/8 यानी 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना मिलेगा हमें 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, FM इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ईयर। तो ईयर का फोकल लेंथ ईयर में कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो कितना आएगा ये 80 सेंटीमीटर। तो मीडियम में जो फोकल लेंथ आएगा, वाटर में जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। पूछा है यहाँ पे इंटीजर है तो 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किए वो थे 24 जनवरी 2023, और ये सेकंड वाली शिफ्ट जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जन शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।